अच्छा भाई, जो सेकंड लास्ट चीज़ है हमारे पास वो है एक और नई चीज़ जिसका नाम है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल तुम ड्रॉ तो करते हो, उसको तुम ग्राफ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी इक्वेशन हमें तुमने कुछ ऐसे लिखी हुई है। अब ज़रा ये समझो कि ये लिखा हुआ क्या है, या तुम लोगों को ना मैं इसकी इक्वेशन बना के भी दिखाता हूँ। रुको ज़रा एक सेकेंड, आओ ज़रा हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने लिखा x-3, इस पूरे को हम रख देते हैं होल स्क्वायर पे, और फिर हम साथ साथ कर देते हैं इसके अंदर y-5 होल स्क्वायर, और हम इसको इक्वल करते हैं। इक्वल किसके करें भाई, आ जाओ 25 के इक्वल कर देते हैं। देखो इससे क्या हुआ, गोल सा दायरा बन गया तुम्हारे ग्राफ पे। अब इस गोल से दायरे के बारे में ज़रा कुछ खासियत हाँ खासियत कह लो, चलो ज़रा इसके बारे में कुछ बातें देखते हैं। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा बच्चों, अब देखो, अब इसके बारे में ज़रा कुछ चीज़ें समझो। तुमको क्या लगता है कि इस सर्कल का जो सेंटर, जो ओरिजिन बनता है, वो किधर आ रहा है? ज़रा हम अंदाज़ा वाले कि कहते हैं ये यहाँ कहीं बीच में होगा, इसका यहाँ कहीं बीच में होगा। हाँ, तो मेरे ख़्याल से इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होना चाहिए, जिसको हम ओ नाम दे दें। अब ज़रा देखो तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं। अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये 2 और 4 के बीच में, यानी कि 3 पे, और यहाँ पे 6 और 4 के बीच में यानी कि 5 पे है। यानी कि मुझे जो इसका ओरिजिन दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है 3,5 पे। और अब ज़रा जाके याद करो कि हमने इक्वेशन क्या ली थी। हमने इक्वेशन ली थी x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इक्वल्स 25। इसको भी ज़रा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तुम्हें मिला इसका x कोऑर्डिनेट मिला 3 पे। देखो मैंने x-3 लिया था यहाँ पे। तुम्हें इसका y कोऑर्डिनेट मिलता है 5 पे, तुमने यहाँ 5 लिया था। तो तुम्हें इससे समझ में आता है, या नहीं भी आया तो आ जाना चाहिए, कि जब भी तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करोगे ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसका साइन तुम चेंज करके लोगे तो तुम्हारे पास उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट आएगा। उसी तरीके से जो भी वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ y के साथ मौजूद होगी, तुम उसका साइन चेंज करके लोगे तो तुम्हें उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर तुम्हें मैं यहाँ पे बात दिखाऊँ, अगर मैं इसको y+5 कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो देखो ये नीचे आ गया, यानी कि 3 यहाँ पे कहीं 3 आ रहा है, और ये तुम्हारा -5 पे आ रहा है। तो ये बात क्लियर है। जब भी तुम ओरिजिन निकालने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ऐसे ही डायरेक्टली मिल जाएगा। तुमने इससे मिलती जुलती चीज़ देखी थी अपने एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के इक्वेशन में, कि तुम वर्टेक्स का पॉइंट निकालते थे, याद है? ये बिल्कुल वैसे ही है। अब ज़रा एक और बात देखो, ये 25 आया हुआ है। ज़रा तुम इसका डायमीटर निकालो कितना आ रहा है। ये पूरा डायमीटर ले लो, गिनो ज़रा ये कितना है। ये तुम्हारे पास -2 से 0, 2 यूनिट ये आ रहे हैं, 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 यानी कितना, ये 10 बन गया इन टोटल। तुम्हें पता है कि इसका डायमीटर तुम्हारे पास 10 आ रहा है। ज़रा इसका रेडियस निकालो। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, 5 आ रहा है। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यूनिट्स हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है भाई, 3 से लेके 8 तक आ रहा है, 3 से लेके 8 तक आ रहा है, तो ये 5 यूनिट्स हैं। अगर तुम गौर से देखो, ये 25 था, तो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि जो आर है ना, आर की वैल्यू तुम्हारे पास इस वैल्यू को स्क्वायर रूट करने से आएगी। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये दरअसल आर स्क्वायर है। नहीं यकीन आ रहा तो ये देखो, मैं अगर इसको 16 कर दूँ, जो कि 4 का स्क्वायर होता है, तो तुम्हें दिखेगा, इसको ज़रा -5 भी कर दूँ ताकि ये ऊपर आ जाए, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे पास अब जो रेडियस बनता है ना इसका, वो तुम्हारे पास अब बनता है 4 यूनिट का। कि ये पॉइंट तुम्हारा देखो, 1 और -1 और 5, और ये आ रहा है 7 और 5, तो यानी कि टोटल कितना हो गया तुम्हारे पास, ये 8 यूनिट्स हो गए डायामीटर के, -1 से 7 तक।
हाफ करो तो ये तुम्हारे पास 4 आ रहा है। ये बात समझ में आती है? तो ये तुमको मैंने एक ब्रीफ सा आइडिया दे दिया है कि तुम्हारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें तुम वैल्यूज़ या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे। अब आओ ज़रा वापस यहाँ पे। अब तुम्हें ये देख के थोड़ा आसान लगेगा। हमने बोला कि इन 2 पॉइंट्स से अगर तुम इसका ये जो वैल्यू है ना, इसको तुम साइन चेंज करके लोगे, लंबी करके लिखिए यहाँ पे, लेकिन मेन मकसद वही है कि तुम साइन चेंज करके लोगे तो तुमको a, b जो मिलेगा वो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे अपने सर्कल के सेंटर के, और जो वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ एंड में रखी होगी ना कांस्टेंट, वो स्क्वायर्ड वैल्यू होगी। उसको अगर तुम अंडर रूट कर दो तो तुमको उसका रेडियस मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? अब जैसे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक के मल्टीपल फॉर्म्स है ना, तुम्हारे पास बेस फॉर्म था, एक्सपेंडेड फॉर्म था, तुम्हारे पास वर्टेक्स फॉर्म था, उसी तरीके से तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल के भी 2 फॉर्मेट्स हैं। एक तो ये बेस फॉर्म हो गया और एक इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखने में ऐसी है कि तुमको अभी चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, दिल धक धक करना शुरू हो जाएगा, बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लो, ये बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये जो वैल्यूज़ है ना, इनको तुम अब ज़रा कंपेयर करोगे अपने ये बेस फॉर्म से। अब सवाल में तुम्हें ये कभी मिलेगा नहीं कि तुमको बोले भाई कि बेस फॉर्म से एक्सपैंड फॉर्म में जाओ, लेकिन हाँ सवाल में ये ज़रूर मिलेगा कि तुम्हें वो बोले कि एक्सपैंडेड से बेस में जाओ। तो पहले ज़रा हम देखते हैं कि क्या होगा अगर हम बेस फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म में जाएं। आओ यही वाली इक्वेशन लेते हैं जो हम लोग चला रहे थे ऊपर, जिसको हमने बोला था कि x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 25। ज़रा इसको ओपन करो। तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, क्वाड्रेटिक्स सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। a माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax या 2ab कह लो प्लस b स्क्वायर जो कि तुम्हारा 3 है तो ये 9 आ जाएगा, प्लस अगेन यहाँ भी ओपन करो तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि 5 है तो 25 हो जाएगा इक्वल्स टू 25। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो पूरा तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास क्या मौजूद था ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, अब वो ऑब्वियसली अंदर मर्ज हो गया, ये रहा 2ax माइनस 2by, वो ये रहा हमारा जो मर्ज हो के अब ये बन गया है, और फिर प्लस a स्क्वायर जो कि हमने यहाँ, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर, ये रहा r स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखो तो तुम्हारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बना है ना, उसमें एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, वाई स्क्वायर भी मौजूद है, माइनस 2ax मिल के माइनस 6x बन चुका है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट 2 और a मिल गए हैं। माइनस 2by के अंदर तुम्हारे पास ये माइनस 2 और b मिल गया है, और ये जो पूरी वैल्यू है 9, ये इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी अगर हम समझने की कोशिश करें इस बात को, तो यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x बनेगा, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ y आएगा, और ये पूरी वैल्यू जो है ना तुम्हारे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अभी थोड़ा धुंधला लग रहा होगा तुम लोगों को दिमाग के अंदर, लेकिन टेंशन नहीं लो, जैसे हम लोग अगली एग्जांपल करेंगे ना कि कैसे एक्सपेंडेड से बेस में आएंगे, तुम लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म से बेस फॉर्म में आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि सबसे पहले जाना है और अपनी एक बेस इक्वेशन बना के रख देनी है सामने, जो कि है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब तुम इस पूरे को एक्सपैंड कर लो जैसे तुमने सीखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस 2by प्लस b स्क्वायर्ड माइनस r स्क्वायर्ड
इक्वल टू 0। ये तुम अपने एक्सपैंडेड फॉर्म पे आ गए हो। अब हमने इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। हमने इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है क्योंकि ये y है, और फिर ये जो 6y था इसको हमने कंपेयर करना है इससे। एक और कलर ले आते हैं, जो ये 3x है इसको हम कंपेयर करेंगे 2ax से, और जो हमारा फाइनल रह गया है ना ये 5, इसको हम कंपेयर कर देंगे इन वैल्यूज़ से। एंड वाले के लिए थोड़ा समझ लो भाई फिर से एक बार। तुमने जब हर चीज़ को मैप आउट कर दिया ना कि यार एक्स स्क्वायर है ऑब्वियसली, वाई स्क्वायर है ऑब्वियसली, तुम ऊपर समझ के आए हो अभी कि -2ax में जो -2a है वो तुम्हारा x का कोएफिशिएंट है, और जो तुम्हारे पास -2b आ रहा होगा उसमें से -2b तुम्हारा y का कोएफिशिएंट है। तुमने उन सबको मैप आउट कर दिया। अब एंड में बचा तुम्हारे पास यहाँ पे 5 और यहाँ बचे हैं ये वैल्यूज़। तो जो कुछ बचा है ना वो सब एक साथ लगा दो। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएं तो हम बोलेंगे कि यार हम करने जा रहे हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो यार एक्स स्क्वायर्ड हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड के बराबर है, पता है ये बात। वाई स्क्वायर्ड हमारे पास वाई स्क्वायर्ड के बराबर है। अच्छा पेपर में तुम्हें टाइम बचाना, तुम ये ना भी लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा काम की बात पे आ जाओ। सीधी बात, नो बकवास वाला अप्रोच लगा लो, कोई मसला नहीं है। काम की बात ये आती है कि भाई 3x जो है ना वो बराबर है -2ax के, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हम x को काट दें, ये बन जाएगा 3 = -2a। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। आगे चलो तो ये तुम्हारे पास -6y = -2by। वही काम करोगे, y काट दो, ये बच गया आपके पास -6 = -2b। -2 वहाँ भेजो, डिवाइड करो तो यह आ जाएगा b = -6 / -2, जिसको तुम सिंप्लीफाई करके कह दो कि यार b = 3 आपके पास आ जाएगा। ये दोनों आ गए। अब अपनी तुम आखिरी इक्वेशन बना लो। आखिरी इक्वेशन बनाने जाओगे तो वो बनेगी तुम्हारे पास 5 = a² + b² - r²। अब तुम्हारे पास r² मौजूद नहीं है लेकिन तुम्हारे पास a और b मौजूद है, तो a और b लगा दो। ये हो जाएगा 5 = -3/2 होल स्क्वायर्ड प्लस 3² - r²। इसको अब हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास 5 = 9/4 + 9 - r²। इसको कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी r² = -25/4। ये भी नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ रखा हुआ था। इनको शिफ्ट कर लो, नेगेटिव साइन हटा दो, एक ही बात है। अब यहाँ पे आके ज़रा बात रोकें। अब तुम डिपेंड करता है कि उसने तुम्हें सवाल में क्या मांगा हुआ है। अगर तुमसे उसने कहा था कि गिव आंसर इन द फॉर्म x + a होल स्क्वायर्ड + y + b होल स्क्वायर्ड = r², तो अब आपने ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देनी है। तो आपके पास आएगा आंसर x + a तुम्हारा आया था -3/2, तो इसको तुम -3/2 लिख दोगे। वैसे तो उसने सवाल में यहाँ पे -a और -b लिखा होगा, तो आप लोगों को ये वैल्यू पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। उसके बाद प्लस y -b देना है, b +3 था तो ये -3 ही आ जाएगा यहाँ पे। दोनों को होल स्क्वायर कर दो = r²। अब तुम्हारे पास यहाँ पे r² की वैल्यू निकल चुकी है तो तुम इस वैल्यू को एज इट इज़ ले लो। लेकिन अगर तुमसे उसने मांगा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस, तो यार यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेंटर तो ऐसे निकालना है, तुम लोग जैसे ऊपर निकाल चुके होगे। तो हमारे पास a, b होता है, तो ये a की वैल्यू आ गई, b ये सेंटर आ गया। और रेडियस के लिए क्योंकि आपने भी r² निकाला है, आप जाके इसका अंडर रूट भी ले लो, तो ये तुम्हें मिल जाएगा
r एज 5/2। तो आप यहाँ पे अपना रेडियस भी लिख दोगे 5/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर तुमसे उसने इक्वेशन मांगी तो तुम सिर्फ r² तक रुक जाओ, r² निकाल के बोलो ओके भाई काम हो गया, लाफिस इक्वेशन बना दो। अगर तुमसे उसने सेंटर मांगे और रेडियस मांग रहे तो तुम r² से आगे जाओ, स्क्वायर रूट निकालो और फिर उसको दे दो। यहाँ पे हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात पूरी कंप्लीट है। ज़रा एक सवाल देख लेते हैं ताकि हम लोग इसको भी फिर रैप अप कर दें। देखो इस सवाल में तुमसे वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x² - 8x + y² + 3y - 5 = 0। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब तुम लोग यहाँ पे जाके पूरी अपनी वो बेसिक इक्वेशन लिखोगे, उसको एक्सपैंड करोगे, तो यहाँ बस एक्सपैंड करने के बाद इक्वेशन आएगी x² - 2ax + y² - 2by + a² + b² - r² = 0। इनको हम कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा क्या है, -8x जो है ना वो बराबर है -2ax के। सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करने जाओगे तुम यहाँ पे x को कैंसिल करोगे, बोलोगे -8 = -2a। सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। सेम काम तुम करोगे इसके 3y के लिए, तुम बोलोगे 3y = -2by, y काट दोगे, ये बचेगा 3 = -2b, b आ जाएगा आपके पास -3/2 यानी कि 1.5। फिर आखिरी काम तुम करने जाओगे, तुम बोलोगे कि यार इसका जो ये -5 है वो बराबर है a² + b² - r² के। तो -5 = a² जो कि 4 है, b² जो कि -3/2 है, -r²। r² आपके पास आ जाएगा 93/4, जिसको हम लोग रूट कर लें क्योंकि उसने तुमसे सवाल में रेडियस सेपरेटली मांगा है। तो रूट करोगे इसको तो तुम्हारे पास आंसर आएगा √93/2। तो अब तुम फाइनल आंसर देने के लिए कह सकते हो कि तुम्हारा जो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो कि O होता है वो आया है 4, -1.5, जिसका आपको रेडियस मिला है 4.822 यूनिट्स। इसको चाहो तो तुम एज इट इज़ छोड़ दो, ये √93/2 के अंदर भी दोनों चलेगा, दोनों में कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है ये। अब सर्कल प्रॉपर्टीज़ तुम लोग जो ओ लेवल्स में पढ़ के आते हो वो यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी कुछ बातें हैं जो तुम लोगों को इनके क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती हैं। जो वर्कशीट है ना इक्वेशन सर्कल वाली, उसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है अगर तुम लोगों को ये बातें पता हों। कौन कौन सी बातों की बात कर रहा हूँ भाई? पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पास अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा हो कि तुम्हारे पास एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं सर्कल के, तो याद रखना कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स बनाएंगे ना दोनों आइडेंटिकल होंगे, यानी कि इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, ये बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, ये पता रखने वाली है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जब भी एक टेंजेंट बनेगा सर्कल पे, तो जब तुम ओरिजिन से एक लाइन एक्सटेंड करोगे ना वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। 2 बातें बताई, टेंजेंट सेम पॉइंट से निकल रहे हैं तो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स बनेंगे। दूसरा ये बताया कि जब तुम उस टेंजेंट पे एक लाइन निकालोगे ओरिजिन से और इंटरसेक्ट करवाओगे तो वो हमेशा एक 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ तुम लोगों के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल, वो यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जब भी कॉर्ड्स की बात करते हैं तो अगर ऐसा है तो हमारे पास केस है कि 2 कॉर्ड्स सेम लेंथ की हैं तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी सेम होगा। उल्टा भी कह सकते हो कि 2 कॉर्ड्स ऐसे हैं इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम है तो वो हमेशा सेम लेंथ की कॉर्ड्स होंगी। एक और बात यह है कि जब भी तुम एक कॉर्ड को सेंटर से एक लाइन जॉइन करके इंटरसेक्ट करवाओगे तो उसको हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, कि ऐसा कि उसको इक्वल हाउस में तोड़ेगा और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। की बात क्लियर है? दूसरी बात तीसरी बात तुम लोगों ने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी तुम एक कॉर्ड के एंड्स को ज्वाइन करोगे ओरिजिन से तो वो तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा कि जो 60 डिग्री के एंगल से यहाँ मौजूद दिख रहे होंगे। ठीक है, इक्विलैटरल कह रहा हूँ, मेरी गलती।
आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख जाएगा, जो कि तुम्हें यहाँ पे 2 सेम एंगल्स दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कंप्लीट होती है। सबसे लेंदी चीज़ यही थी यहाँ पे, लेकिन यकीन करो बहुत आसान है। अगर तुमने ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, ये करवाया और जो ये ऊपर एग्जांपल की थी, तुमने अगर ये साथ साथ सॉल्व किया ना, तुमको इसमें टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करके 2x पे फिर देख लेना, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें तुम्हें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है भाई।